बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आप जानते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए लंदन में मौजूद हैं और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो अपने साथियों के साथ, अपने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ नवाज शरीफ के घर पर मौजूद हैं। उसी घर पर उन्होंने इफ्तार, अब से कुछ देर पहले इफ्तार किया, क्योंकि 5 घंटे का फ़र्क है यहाँ और वहाँ का। कुछ देर पहले इफ्तार किया और इफ्तार के बाद इस वक्त जो है वो मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातचीत चल रही है पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की नवाज शरीफ के साथ। मैं सबसे पहले आपको ये दिलचस्प बात बता दूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी आज नवाज शरीफ के उसी घर में जाकर इफ्तारी कर रहे हैं जिस घर के बारे में बेनज़ीर भुट्टो कहा करती थी कि ये करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से बनाए गए अपार्टमेंट्स हैं। ये एवन फील्ड की जो रिहाइश गाह है नवाज शरीफ की, ये उन्होंने करप्शन के पैसे से बनाई है और वो 11 साल तक ये इल्ज़ाम नवाज शरीफ के ऊपर आयद करती रहीं। और जब वो हुकूमत में आई तो उन्होंने इसकी तफ्तीश भी कराई नवाज शरीफ के ऊपर। तो बेनज़ीर साहिबा जो हैं वो जिन अपार्टमेंट्स के बारे में करप्शन से बनाए गए अपार्टमेंट्स कहा करते थे, आज उनके इकलौते साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका चश्मो चिराग, उनकी सियासी जागीर के वारिस बिलावल भुट्टो जरदारी आज नवाज शरीफ के उसी घर पर मौजूद हैं और अपने वालिद के लिए सदारत मांग रहे हैं। सिर्फ सदारत नहीं मांग रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनसे क्या क्या मांग रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिलचस्प एक और बात भी बता दूं कि जरदारी साहब ने अपने बेटे को भेजा कि जाओ जाके ज़रा डील करके आओ, और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान ने बेचैन होकर अपने भाई को भेजा है नवाज शरीफ के पास कि जाओ ज़रा तुम भी पहुंचो और जाकर बात करो कि नहीं, खबरदार, इनको सदारत नहीं देनी, सदारत मेरी बनती है। और दिलचस्प बात यह है कि मौलाना फजल रहमान के छोटे भाई ज़ियाउर रहमान आज नवाज शरीफ से मिले हैं और नवाज शरीफ साहब से मिलकर उन्होंने मीडिया से कुछ बातचीत भी की। मीडिया ने उनसे पूछा कि आप क्या सदारत पर बात हो गई है, तो उस पर उन्होंने कहा, बल्कि गुलाम हुसैन साहब हैं, हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, उनका ही मेरा ख्याल है सवाल था कि आपकी सदारत पर बात हो गई है। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सदारत पर तो सब इत्तेहादी मिलकर बात करेंगे। मैं तो उनको मुबारकबाद देने के लिए आया था। यही बात पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि हम नवाज शरीफ को मुबारकबाद देने के लिए आए थे। भाई वो अभी उम्रा करके नहीं आए, भाई किस बात की मुबारक आपको दे रहे हैं, या शायद उनके छोटे भाई के वज़ीर-ए-आज़म बनने की मुबारकबाद दे रहे हैं। बहरहाल तो मौलाना फजल रहमान साहब ने परेशान होकर अपने भाई को भेज दिया वहाँ पर और कहा कि जी आप भी वहाँ पहुँचें। और उन्होंने भी डेफिनेटली जाके कहा कि नवाज शरीफ साहब, ये जो सदारत वाला कहानी है ना, ये इस तरह नहीं चलेगा। अगर आप ये जरदारी साहब को देंगे तो मौलाना फिर क्या करेंगे? सारी तो खिदमत तो मौलाना की है, सारे जिद्दोजहद तो मौलाना ने की है, सारा प्रेशर तो मौलाना ने पैदा किया, तो आपने क्या किया? ये तो जाती है। अच्छा, अब लेकिन अगर आप उनसे ये पूछें सदर के हवाले से, तो पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि भाई सदर का तो अभी चांस ही नहीं है, क्योंकि सदर तो हम बन नहीं सकते। हमारी ऑपोजिशन का बंदा जो अब अब हुकूमत बन गई है, क्योंकि सदर को निकालने के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। आरिफ अलवी की इम्पीचमेंट करनी चाहिए, उसके लिए 297 वोट चाहिए, और चूंकि हमारे पास 297 वोट नहीं हैं तो हम जो है अभी सदर के तो कोई हम में से कोई उम्मीदवार ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक होप इनकी मौजूद है कि ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके और मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो आरिफ अलवी को अपना ओहदा छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। यानी कुछ ऐसी जोड़ तोड़ बनाएंगे, कुछ ऐसे मामलात करेंगे, कुछ अपने नंबर पूरे करेंगे, और जाहिर है आपको पता है जिन्होंने नंबर पूरे करके देने हैं वो फिर नंबर पूरे करके देंगे। तो जरदारी साहब आरिफ अलवी साहब को ये महसूस कराएंगे कि भाई अगर मैं रिज़ाइन कर दूँ तो अच्छा है, मुझे एक्स प्रेसिडेंट का जो है वो प्रोटोकॉल भी मिलता रहेगा, मुझे पेंशन भी मिलती रहेगी, मेरा साबिक सदर का स्टेटस भी रहेगा। लेकिन अगर इम्पीचमेंट हो गई 2/3 अक्सरियत के साथ तो फिर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उनको ये रियलाइज़ करवा के उनको इक़्तिदार से निकलवा दिया जाए और उसकी जगह पर फिर ये राजमान हो जाए। तो ये प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। लेकिन आप देखें जरदारी साहब जो हैं, जहाँ वो तंग कर रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं कि सदर हमें चाहिए, वहाँ पर मौलाना फजल रहमान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और वो चाहते हैं कि सदर मैं बनूंगा। वैसे मेरी खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान के हक़ में जरदारी साहब भी नहीं हैं, वो तो ज़ाहिर है वो तो उम्मीदवार हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब के हक़ में
वो भी नहीं है जिनका वोट बड़ा मैटर करता है, वो भी मौलाना के हक में नहीं है कि उनको सदर बनाया जाए। वो कहते हैं कुछ और ले लें, 4 वजारतें आपको दे दी, कुछ और ले लें, लेकिन ये ना करें। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा पूरी दुनिया में, इसको आपका चेहरा बतौर सदर प्रेजेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मौलाना के पास उनका वोट भी नहीं है इस मामले में। अच्छा, अब आ जाएं ज़रा इस बात पे कि क्या कुछ आसिफ जरदारी ने अपने बेटे को क्या कुछ डिमांड्स की लिस्ट दे के भेजा है, क्या मांग रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है, ख़बर ये है कि वजारत ख़ारजा के साथ साथ बिलावल अपने लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस मांग रहे हैं। यानी वज़ीर ख़ारजा में रहूँगा, लेकिन मुझे डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया जाए। डिप्टी वज़ीर आज़म ऐसे ही जैसे जरदारी साहब ने परवेज़ इलाही साहब को डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया था, नायब वज़ीर आज़म। अब ये ओहदा उन्होंने तख्लीक किया था, लेकिन उसमें ज़ाहिर है उसमें एक स्टेटस मिलता है, एक आपको एक प्रोटोकॉल मिलता है प्राइम मिनिस्टर से, साबिक नायब प्राइम मिनिस्टर का, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल मिलता है। तो दूसरी बात यह है कि बिलावल साहब ये चाहते हैं कि चूंकि वो मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको डिफेंड करना अपने लिए कि जी मैं कैसे एक पार्टी का चेयरमैन होते हुए इतने कम दर्जे पर आ जाऊँ कि शहबाज शरीफ की कैबिनेट में कैबिनेट को ज्वाइन कर लूँ। तो ये मेरे लिए डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अगर डिप्टी वज़ीर आज़म का ओहदा मिल जाएगा तो ये बड़ा बेहतर हो जाएगा उनके लिए कि वो इसको अपनी पार्टी के अंदर फेस सेविंग हो जाएगी कि जी ऐसे ही नहीं वज़ीर ख़ारजा बने हैं, बल्कि वो डिप्टी वज़ीर आज़म भी हैं साथ साथ। तो एक तो ये मांगा गया है। दूसरा ज़ाहिर है वो मैंने आपसे कहा कि आसिफ जरदारी साहब के लिए सदारत, लेकिन एक ख़बर वैसे ये भी है कि सदारत आसिफ जरदारी साहब अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, सदारत वो अपनी बहन फरियाल तालपुल के लिए मांग रहे हैं। तो ये भी मेरे पास एक ख़बर है जिसको मैं अभी मुझे डुअल चेक करना बाकी है, लेकिन एक सोर्स से मुझे ये खबर मिली है कि जरदारी साहब ने उनसे कहा है कि मैं जो है वो हम फरियाल तालपुर साहबा को सदर बनाना चाहते हैं। अगर जरदारी साहब नहीं बनते तो यानी एक बज़ाहिर बात इस तरह से हुई होगी कि मौलाना को भी ना बनाएं, जरदारी साहब भी नहीं बनते, फरियाल तालपुर को देते हैं, यानी हमारी पार्टी के पास रहने दें। तो वो सदर का ओहदा वो छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि सदर जो है वो बहरहाल वो फिर 5 साल के लिए बनेगा और आइंदा भी उसका चांस है कि इलेक्शन के बाद भी वो सदर रहे और प्रेसिडेंट हाउस में बैठ कर जो है वो ज़ाहिर है उसके बहरहाल प्रेसिडेंट के फिर भी बहुत इख्तियारात होते हैं। और अभी ज़ाहिर है गवर्नर्स उनको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। और फिर अभी जब असम्बलियाँ तोड़नी थी तो समरी वज़ीर आज़म ने बनवाई, तो सदर भिजवाई, तो सदर ने उस पर दस्तखत किए। तो कई कुछ हवालों से सदर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। जो चीज़ मान गए हैं नवाज शरीफ साहब वो क्या है? नवाज शरीफ साहब मान गए हैं कि ठीक है चेयरमैन सेनेट जो है वो हम आपको दे देते हैं, और चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम प्रेजेंट किया गया था और उसके लिए नवाज शरीफ साहब ने हामी भर ली है। ये मैं आपको ख़बर दे सकता हूँ वसूख से कि उन्होंने कह दिया कि जी ठीक है चेयरमैन सेनेट आप ले लें। इस पर तो खैर उस दिन कुछ दिन पहले कमर ज़बान कारा साहब ने भी कहा था कि इस पर तो बहस ही नहीं है जी, जैसे वज़ीर आज़म उनका बनता तो चेयरमैन सेनेट तो हमारा ही बनता है, क्योंकि सेनेट में हमारी अक्सरियत है। या हमारा ज़ाहिर है वो अपनी अक्सरियत लेकर और बाप के वोट लेकर उस वक्त अपोजिशन लीडर बने थे सेनेट में रज़ा रबानी साहब, आपके जो हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, तो वो अब चेयरमैन सेनेट बनना चाहते हैं, तो उस पर उन्होंने एग्री कर लिया है। तो ये सूरत हाल चल रही है जी। कल बाहर होटल में मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में कई कुछ चीज़ें डिस्कस हुई थी और आज चूँकि उस पर इत्तफाक नहीं हो पाया था कई चीज़ों पर, तो आज फिर दूसरे दिन भी मिल रहे हैं और आज नवाज शरीफ साहब ने उनको इफ्तार भी कराया है। आप आ जाएँ ज़रा आखिरी बात पे। जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की आज मीटिंग हुई थी, उसके बाद जो राना सनाउल्लाह साहब आए तो उन्होंने बताया कि काबीना ने एक चीज़ की मंजूरी दी है और वो ये है कि उन लोगों का नाम ECL से निकाल दिया जाएगा जिनके 120 दिन हो गए हैं ECL में डले हुए और खामखा जो है वो उनको तंग किया जाता है और सियासी लोगों को भी ECL में डाला जाता है। तो ये 4800 लोगों के नाम ECL पे मौजूद हैं और प्राइम मिनिस्टर ने ये हुक्म दिया है और काबीना ने फिर इसकी मंजूरी दी है और प्राइम मिनिस्टर ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं कि इन तमाम लोगों का नाम ECL से निकाल दिया जाए। तो आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपना ही नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया, या आप कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए और इसी चक्कर में 3000 लोगों को और भी फ़ायदा दे दिया। अब देखें आधे लोग तो ECL पर हैं, कई लोगों का नाम ECL पर डले हुए हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब का नाम ECL पर था, वो भी इजाज़त लेकर गए हैं कि भाई मैं वज़ीर ख़जाना हूँ, मैंने IMF से मुज़ाकरात करने के लिए जाना, तो गए हैं। मरियम साहबा ने मांग लिया पासपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट से कि जी मुझे मेहरबानी करें, मैं अब तो मेरा ख़ानदान हुकूमत में है, तो मुझे आप जो है वो जब हम अपोजिशन में थे तब आप इतनी मेहरबानियाँ किया करते थे, तो अब तो हमारा जेन्युइन राइट बनता है कि हमें पासपोर्ट दे, मैंने उम्रा करने जाना है, तो उम्रा करने जाना है और उसके बाद मैंने लंदन जाना है। तो ये उन्होंने भी मांग लिया है।
तो आज जो है वो आते ही उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत में आने के मकासद दिए थे। मैं पहले क्या कहा करता था, अपनी मर्ज़ी के बंदे लगाएंगे, अपने जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स लगाएंगे, सेक्रेटरीज लगाएंगे, चीफ सेक्रेटरीज लगाएंगे, मामला को सेट करेंगे, फील्डिंग सेट करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो फील्डिंग आप देख रहे हैं सेट हो रही है, ईसीएल से नाम निकल गया है, आप अपना स्टेटस बहाल करेंगे, चीज़ें क्लियर करेंगे और फिर आगे की जाने बढ़ेंगे। तो इसलिए इनका चंद महीनों के लिए हुकूमत में आना बहुत ज़रूरी था। इलेक्शन में तो जाना ही है, 3 महीने बाद भी जाना है, 4 महीने बाद भी जाना है, लेकिन अभी हुकूमत में आना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये सारे काम निपटाने थे, इसलिए इतना जो है वो ये ज़रूरी हुआ था। तो बहरहाल ये है जी कुछ चीज़ें जो मैंने आपके गोश गुजार की हैं और बाकी इंशाल्लाह फिर अगली मुलाकात में, अगली नशस्त में बात होती है। इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।